तो भैया एसएससी तो अपना टाइम से नोटिफिकेशन निकालना स्टार्ट कर दे रहा है। सिलेक्शन पोस्ट का टाइम से निकाला, स्टेनोग्राफर का टाइम से निकाला, और जो टाइम कहा था उसी टाइम से एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एज रहेगी, फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं। एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, या वही है, या फिर कोई भी आपको फॉर्म कैसे भरना है, कुछ नया है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी डिटेल्स इस एक वीडियो के अंदर होगी, तो आपके लिए ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो ये हमारे पास जो ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों 9 तारीख को आया, तो 9 तारीख से लेके 4 जुलाई तक दोस्तों इसके फॉर्म रहेंगे। ठीक है, बोल दिया उसने। 5 तारीख तक दोस्तों इसकी आप पेमेंट कर सकते हो। अगर करेक्शन करना है तो दोस्तों 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई के बीच में आप, अगर आपको कोई गलती होगी तो वो भी आप करेक्शन कर सकते हो। यहां तक कि इसके अंदर डेट्स भी दे दी गई हैं कि एग्जाम डेट्स होंगी 13 अगस्त से 30 अगस्त तक। लगभग क्या, आपके पास 60 दिन से ऊपर है इस एग्जाम के लिए, तो आप इस एग्जाम की तैयारी शुरुआत कर सकते हैं। आप अगर अभी तक सोए हुए थे तो उठ जाइए। 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में इसके एग्जाम होंगे। मेंस एग्जामिनेशन की बात कही है, कह रहा है कि दिसंबर 2025 मतलब इसी साल दिसंबर के अंदर हो जाएगा, ऐसा ये कह रहा है। तो प्रीलिम्स की भी डेट दे दी, मेंस एग्जाम का भी लगभग बता दिया कि किस महीने के अंदर होगा, और फॉर्म कब तक रहेगा वो मैंने आपको सब बता दिया है। अगली इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर दो जो जॉब्स होती हैं वो बेसिकली ग्रुप बी की होती है, ग्रुप सी की होती है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर होती है दोस्तों इसकी जॉब्स। ठीक है, जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उन सभी के अंदर जो ग्रुप बी की और ग्रुप सी की जो जॉब्स होती हैं वो भैया आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको मिलती है अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है नहीं होता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब जॉब जो है उसकी पोस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो एएसओ सीएसएस में है, आईबी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर है। सारी ये एएसओ की जॉब्स हैं, ये सारी एएसओ की जॉब्स हैं। फिर यहाँ से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये सारी पोस्ट है दोस्तों। लगभग क्या टोटल पोस्ट दोस्तों हमारे पास 37 पोस्ट है इस बार। टोटल 37 पोस्ट है इसके अंदर। कुछ लेवल 7 की हैं, कुछ लेवल 6 की हैं, कुछ लेवल 5 की, 4 की। ठीक है, ये सारी जॉब्स हैं 2400 ग्रेड पे से लेके 4600 ग्रेड पे तक। ठीक, ये हमारे पास जॉब्स हैं। टोटल पोस्ट कितनी है 37, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा मैं इसकी जो पीडीएफ है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने ही टेलीग्राम ग्रुप पर, सीजीएल मैटर्स पे। ठीक है, तो वहां से आप इसकी, अच्छा वैकेंसीज की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वैकेंसीज की बात करते हैं दोस्तों। तो वैकेंसीज अभी जो हमारे पास टेंटेटिव वैकेंसीज हैं अप्रोक्सीमेट 14,582 वैकेंसीज है। ठीक है, बाकी हाउएवर फाइनल वैकेंसीज कैन बी, ऑब्वियसली बात है कि वो टेंटेटिव वैकेंसीज ही बताएगा, ऐसा नहीं कि वो टोटल वैकेंसीज यही कह देगा कि नहीं यही इतनी ही वैकेंसीज है। एसएससी ऐसा कभी नहीं करती, वो इसे टेंटेटिव ही कहती है कि हाँ भाई इतनी है, लगभग बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, पर ऐसा है नहीं, घटेंगे नहीं, इतनी ही रहेगी। होपफुल इतनी रहे कि इस बार सब कुछ बढ़िया कर रहा है एसएससी। अगर मैं एज की बात करूँ तो जो 18-27 साल वाली जो पोस्ट है उसमें 98 को दोस्तों बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। वैसे इस बार एज जो देखी जा रही है, हर बार देखी जाती है वैसे, इससे 1 अगस्त 2025 से एज देखी जा रही है। तो 1 अगस्त 2025 को आप जितने साल के हो जाते हो उस पर डिपेंड करता है। तो 18-27 साल वाले बच्चा के लिए 298 से लेके 1 2007 तक के बीच के अंदर होना चाहिए, और 20 से 30 साल वाली जॉब्स के लिए 95 से लेके 2005 के बीच में होना चाहिए, और 18 से 30 साल वाली जॉब के लिए 95 से लेके 2007 के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही 18 से 32 साल वाली एज के लिए भी 1993 से लेके 2007 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो अपर लिमिट में भी रिलैक्सेशन होती है और लोअर लिमिट में भी रिलैक्सेशन होती है। ठीक, मान लीजिए आप 33 साल के हैं पर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों जैसे कि आपकी पास कैटेगरी आपकी क्या है, कोई आपकी कैटेगरी नहीं है तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप ओबीसी में है, एससी एसटी में है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक, अच्छा ओबीसी में है तो 3 साल का मिलेगा, पीडब्ल्यूबीडी में है तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बात समझ में आ गई है। अगर आपकी कोई कैटेगरी ही नहीं है, कोई भी कैटेगरी नहीं है तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 18 से 27 वाले के बीच में 18 से 27 साल का ही होना चाहिए आपको, 18 से 30 वाले में 18 से 30 साल के बीच में ही होना चाहिए आपको, 18 से 32 वाले में 18 से 32 साल के बीच में ही होना चाहिए, और 20 से 30 साल वाली जॉब के अंदर भी आपको 20 से 30 साल के बीच में ही होना चाहिए अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं है तो। अगर आपकी कोई कैटेगरी है जैसे ओबीसी, एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी, तब आपको ये एज रिलैक्सेशन मिलते हैं। ठीक है,
चलो वो भी उसने बता दिया कि एज रिलैक्सेशन जो होगा परमिशिबल होगा बियॉन्ड अपर एज लिमिट, जब आपकी एज ऊपर हो जाएगी तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो आप अगर एज लिमिट के अंदर ही आएंगे तो आपको क्यों मिलेगा एज रिलैक्सेशन। ठीक है, चलो आगे। ये ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी है तो उसको 13 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी वाला बच्चा है तो उसको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एक्स सर्विसमैन है तो अगर उसकी सर्विस 3 साल हो गई है तो 3 साल डिडक्ट करके मिलता है उसको। चलो और भी एज रिलैक्सेशन है वो भी आप देख लेना, इसके अंदर वो दिए गए हैं, यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन दे रखा है, वो आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। जो मेन एज रिलैक्सेशन थे वो मैंने आपको बता दिए, ओबीसी एससी एसटी और जो भी था आगे। हाँ भाई, इसके अलावा आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, नॉर्मली तो दोस्तों आपकी अगर बाकी सारी पोस्ट की बात की जाए तो बाकी सारी पोस्ट में आपको एक यूनिवर्सिटी से सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए होती है, मतलब आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, इसमें ग्रेजुएशन होगी काम चल जाएगा, या फिर इक्विवेलेंट उसका जैसे भी आपने किया होगा। अच्छा, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, जो अपने लास्ट ईयर में अपीयर हो रखे हैं, कैन ऑल्सो अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं, जो अपने आखिरी साल में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उनके पास 1/8/2025 से पहले पहले वो या तो मार्कशीट होनी चाहिए या प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। मतलब जो अपने आखिरी साल में है, जो मतलब अपने लास्ट ईयर में है, मतलब ग्रेजुएशन के, वो ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं, पर उन्हें 1 अगस्त 2025 से पहले पहले उनके पास या तो मार्कशीट होनी चाहिए या फिर प्रोविजनल डिग्री चलेगी। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। हाँ, जेएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एक पोस्ट होती है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी अलग वो चाहिए होती है, उसमें बैचलर डिग्री भी चाहिए होगी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपको कम से कम 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे मैथमेटिक्स में 12 जो आपने 12वीं की है उसमें, आपको या तो आपके 60% मार्क्स हो या फिर दोस्तों आपने बैचलर डिग्री की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो चलेगा। या फिर दोस्तों एक और चीज़ हो सकती है कि बैचलर डिग्री आपने स्टैटिस्टिक्स से की हो, अपना आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर, वो उसका नाम होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, अगर वो है तो भी आप जेएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो या तो आपके पास एक सब्जेक्ट हो बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स तो आप जेएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री की हो, या फिर आपके 12th में 60% मार्क्स आए हों, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर 12वीं में, ये आपके पास दो वो है, बैचलर डिग्री प्लस मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। ये मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, जो हमारे पास ग्रेड है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का, उसमें भी है बैचलर डिग्री में आपके पास एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपके स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के ऑफिसर के लिए है। अच्छा, उसे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, उसे पढ़ा हो डिग्री लेवल में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी है हमारे पास 6 सेमेस्टर में, तो यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए इस वाली जॉब के लिए। यहाँ पर तो ऑप्शन है कि 12वीं में 60% मार्क्स या फिर और बैचलर डिग्री, या फिर स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट हो बैचलर डिग्री में। ठीक, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर तो होना ही पड़ेगा, आपके स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना ही पड़ेगा। तो ये दो पोस्ट के लिए तो बच्चे अप्लाई करते हैं, पर नॉर्मली जो दूसरी पोस्ट होती है जिनको आप जानते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओएमई, एएसओसीएस, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री, नॉर्मल सिर्फ बैचलर डिग्री, जिन भी पोस्ट को आप जानते हो एसएससी की, उनमें सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री, ये सिर्फ और सिर्फ जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए है, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। चलिए आगे चलते हैं, कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिक सी बात है, इस वाली साइट पे जाना, वेबसाइट पे आना, ssc.gov.in पे, यहाँ जाइए, या फिर आपके पास माई एसएससी की ऐप है उस पर जाइए, आप दोनों में से किसी भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ जाके आप अप्लाई कर लीजिए। बच्चे पूछते रहते हैं सर कहाँ से अप्लाई करें, तो मैंने आपको बता दिया ssc.gov.in से, या फिर माई एसएससी की ऐप मिल जाएगी आपको आपके प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर फ़ी की बात करें 100 रुपये फ़ी है, बाकी लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है, SC ST बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन फ़ी आप पे कर सकते हो 5 जुलाई से 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक आप 5 जुलाई में पे कर सकते हो फीस को, ये आपकी लास्ट डेट है, पर वहाँ तक जाना ही क्यों, पहले ही फॉर्म भर देना। ठीक है, फ़ी आपकी किसी भी उससे पे हो सकती है, UPI से, नेट बैंकिंग से, वीज़ा कार्ड से, किसी भी से, रुपये डेबिट कार्ड से आप फ़ी पे कर सकते हो। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया, एग्जाम पैटर्न तो सेम का सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। रीजनिंग दोस्तों 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हर क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की है। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.5 मार्क्स कट जाएगा। वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है दोस्तों, यहाँ पर इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे जब आपका एग्जामिनेशन
मेंस वाला होगा तो प्री और मेंस के एग्जाम नहीं जुड़ते, नंबर नहीं जुड़ते, सिर्फ मेंस के जुड़ते हैं। तो ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिर्फ उसे आपको क्वालिफाई करना है। जैसे ही आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा आपको फिर पेपर 2 देना है। पेपर 2 में दोस्तों 2 सेक्शन होते हैं, एक तीसरा भी होता है, उसे छोड़ दीजिए। सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 की बात करें तो पहले घंटे में आपका मैथ्स होगा और रीजनिंग होगा। मैथ्स भी 30 क्वेश्चन और रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन दोस्तों 3-3 नंबर का होगा। तो 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो 60 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन, तो दोस्तों 180 मार्क्स का हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 1 घंटा मिलेगा मैथ्स रीजनिंग को। जैसे ये सेक्शन खत्म होगा वैसे ही दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वो दूसरा सेक्शन होगा इंग्लिश और जीके जीएस का। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस में 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर भी हर क्वेश्चन 3 नंबर का है और 45 और 25 दोस्तों 70 क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर कितने मार्क्स, 70 × 3 210 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और यहाँ पर भी हर क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कटेगा। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर क्वालिफाइंग है पर उसे क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है। फिर आपका जब खत्म हो जाएगा तो आपको रेस्ट दिया जाएगा आधे घंटे का। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, डाटा एंट्री जो टेस्ट होगा वो आपका होगा। वो 1700 प्लस डिप्रेशन होते हैं, उससे ऊपर का होता है, तो टाइपिंग टेस्ट भी होता है। उसके बाद दोस्तों जिन बच्चों ने JSO स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रखा है उनका पेपर 2 होता है। जो अभी तक मैंने आपको बताया वो पेपर 1 था। पेपर 1 सबको देना है, इन वालों को, इनको भी देना है, और जो नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी देना है। पेपर 1 तो सबके लिए अप्लाई है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस कंप्यूटर और डाटा एंट्री जो भी है वो सबको देना है। बाकी पेपर 2 दोस्तों आपको किसी किसी बच्चे को देना है जिसने अप्लाई कर रखा है। तो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 मार्क्स का पेपर। ठीक है, क्लियर है बात? आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको मैंने इसमें लिखा हुआ है कि भाई पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 2 JSO वालों के लिए है और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, जो मैंने आपको बता दिया है। पेपर 1 सबके लिए कंपल्सरी है। फॉर ऑल पोस्ट पेपर 1 क्या है दोस्तों? कंपल्सरी है, वो सबको ही देना पड़ेगा। और पेपर 1 में क्या सेक्शन है वो मैं आपको बता रखा है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ये इसने आगे दिया हुआ है। अब दोस्तों क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको बहुत ध्यान समझना। अब तक क्या होता था, SSC के अंदर मान लीजिए 15,000 वैकेंसी है, पर कुछ बच्चे जिनको जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्होंने दोबारा से एग्जाम दिया पर उनको अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाई या फिर होम पोस्टिंग नहीं मिल पाई, तो जहां वो जॉब कर रहे होते थे वो वहीं रह जाते हैं। मान लीजिए कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो मान लीजिए साउथ के अंदर है, लेट्स सपोज वो बच्चा नॉर्थ का है और वो साउथ के अंदर है, ठीक, और वो साउथ में जॉब कर रहा है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब कर रहा है, पर वो दोबारा से एग्जाम देता है और वो एग्जाम देता है पर उसको जॉब मिलती है, लेट्स सपोज डिविजनल अकाउंटेंट या कोई और पोस्ट मिलती है, या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मिल जाती है दोबारा से, पर उसे वापस से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होम पोस्टिंग नहीं मिलती, मतलब जहाँ उसका घर था नॉर्थ में वहाँ नहीं मिलती, उसे वापस से साउथ में मिल जाती है। तो वो क्यों जॉब चेंज करेगा, वो तो वहीं का वहीं रहेगा जहाँ पर पहले था। तो वो अपनी एक जो वैकेंसी वो खराब कर देता है अगर वो पोस्ट भरता है तो, ठीक है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी पोस्ट अलग अलग कारणों की वजह से ना खाली रह जाती थी। तो मान लो 15,000 वैकेंसी थी, 14,000 ही भर पाई, वो 1,000 खाली रह जाती थी। तो जो खाली रह गई उसके लिए एक इलाज, एक ट्रीटमेंट किया है SSC ने कि ट्राई करते हैं ये वाला करके देखिए। वो क्या करने देखा है दस बताता हूँ मैं आपको। एज पर द पॉलिसी ऑफ द कमीशन SSC डज नॉट मेंटेन द वेटिंग रिजर्व लिस्ट, मतलब अब तक वेटिंग लिस्ट नहीं थी, अभी भी नहीं है, ठीक है। आपने अलग अलग जगह देखा होगा वीडियोस में, अभी भी नहीं वेटिंग लिस्ट है। जो भी बोल रहा है वेटिंग लिस्ट आ गई वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है कि ये आएगी कि नहीं आएगी। पर हाँ SSC ने इतना जरूर बोला है कि मल्टी फैक्टर की वजह से दोस्तों क्या होता था कि वेटिंग लिस्ट हम नहीं दे पाए थे। हाउएवर ये ऑब्जर्व किया गया है कमीशन द्वारा कि फाइनल रिजल्ट के बाद कुछ वैकेंसी क्या रह जाती है, अनफिल्ड, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद DV के बाद कुछ वैकेंसीज खाली रह जाती है, वो तो रही जाती है हर बार। उसको फिल करने के लिए दोस्तों कमीशन सोच रहा है एक स्कीम लाने की, कंटेम्पलेटिंग, सोच रहा है, विचार विमर्श कर रहा है, दैट मीन्स अभी, ठीक है, विचार विमर्श कर रहा है टू इंट्रोड्यूस अ स्कीम, एक स्कीम लाने की। वो सिंगल राउंड ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग सीकिंग, मतलब क्या होता है कि एक बार अगर भर दिया गया, अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद एक सिंगल राउंड होगा। उस सिंगल राउंड में दोस्तों आपको जो बच्चे बच गए उनके लिए एक पोस्ट अलॉटमेंट होगा अनफिल्ड वैकेंसीज के लिए, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू एक्सटेंडेड कट ऑफ। एक एक्सटेंडेड कट ऑफ दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उसके थ्रू जो बच्चे आ जाएंगे उसके अंदर उन बच्चों को वो पोस्ट मिल जाएंगी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्लाइडिंग स्कीम इज सब्जेक्ट टू अप्रूव्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो स्लाइडिंग स्कीम हम लेकर आ रहे हैं कि जो बच गई हैं सीट्स उनमें
जो बच्चे हैं उनको लाने की, अब भाई वो वाले बच्चे कौन से होंगे जो कट ऑफ के आसपास होंगे, उनको ही लेके आने की है स्कीम। ये स्लाइडिंग स्कीम उन बच्चों को अंदर स्लाइड करने का, गवर्नमेंट जॉब के अंदर स्लाइड करने का ये स्कीम है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि अप्रूवल देती है कि नहीं देती है। इफ अप्रूव्ड, अगर अप्रूव कर दिया जाता है, कंप्लीट मोडालिटीज ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन विल बी नोटिफाइड। ठीक है, अगर अप्रूव कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तो ये वेबसाइट पे एसएससी डाल देगी कि हाँ अप्रूव हो गया है, ये स्लाइडिंग स्कीम हम लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों एसएससी नोटिफिकेशन, जो सीजीएल का नोटिफिकेशन आया 2025 का, मैंने भरपूर डिटेल से आपको बताया है। आगे अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ्स पढ़ें तो आप मेरे इसी चैनल पे, आशीष मैथ्स चैनल पे प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सिंह। आप अगर आप सर्च भी करते हो कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सिंह तो आपको मैथ्स की ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बट अगर आप स्पेशली मैथ्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स को और अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आशीष सर मैथ्स ऐप है दोस्तों, वहां पर आप जाइए, आप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी और वहां से आप या तो फाउंडेशन बैच, अगर आप बिल्कुल ही वीक हैं तो आप फाउंडेशन बैच लीजिए, और पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए ही पढ़ रहे हैं तो आप ये एसएससी सीजीएल का मैथ स्पेशल बैच ले सकते हैं। ये अभी इसका डेट चल रही है, तो आप इस पे आपको ये लगा के कोड लगाकर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी दोनों बैचेस को आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉर्म कब भरेंगे और उसके लिए कैसे रिएक्ट करेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी डिटेल आपको बता दी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, टाइम नहीं बचा। कोशिश यही रहेगी आपकी और हमारी कि आपको स्टडी टेबल से उठाकर आपको ऑफिसर टेबल पर लेकर जाया जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।